अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 22 चैप्टर करा रही हूँ। यूनिट ये 10th क्लास की मैथ्स की बुक है, उसका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह ये आपको यही टॉपिक आपको 3rd चैप्टर में मिलता है ओ लेवल के बच्चों के लिए। मैथ्स की एनएसएम बुक 4 में एनएसएम बुक 4 का 3rd चैप्टर भी इसी के हवाले से है। तो हम आज स्टैटिस्टिक्स को जो तकरीबन निस्फ से ज़्यादा अपनी इस वीडियो में सीख लेंगे। मैं आपके लिए एक ऐसा डाटा लाई हूँ जिस डाटा के ज़रिए आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मालूम करनी आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो है मैथ्स की वो फील्ड है जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर उसके ज़रिए आप जो है ऐसी फ़िगर बना देते हैं या ऐसी डायग्राम बना देते हैं कि आपको डाटा को देखते ही आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। जैसे अगर एक एरिया में पार्क बनाना है तो अब क्या किया जाएगा कि उस एरिया का डाटा कलेक्ट करेंगे। हर घर में देखेंगे कि बच्चों की तादाद कितनी है, उन बच्चों में से किस उम्र वाले बच्चे उस इलाके में ज़्यादा हैं। जब हमें पता चलेगा कि 8 से 12 साल के दरमियान के बच्चे ज़्यादा हैं तो हम वो झूले ज़्यादा लगाएंगे जो 8 से 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए होते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है, डाटा कलेक्शन से मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, या फिर इसी तरह एग्ज़ाम्पल ले लें, 2 स्कूल हैं, 2 स्कूलों में से एक स्कूल को सेलेक्ट करके आगे ICAT का एग्ज़ाम दिलवाना है मैथ्स का। तो क्या करेंगे कि हम दोनों स्कूलों के बच्चों के मैथ्स के नंबर मालूम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले बच्चे, फर्स्ट स्कूल के हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले बच्चे 60 हैं और सेकंड स्कूल के हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले बच्चे 40 हैं। तो अब इस डाटा कलेक्शन से हमें क्या फ़ायदा हुआ? पहले हमने सेपरेटली हर एक से नंबर पूछे। नंबर पूछने के बाद हमने उसमें ये देखा कि किस स्कूल के बच्चे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं, हमने उस स्कूल को शामिल करना है ICAT में। तो आसानी से ये एक फ़िगर आ गई हमारे सामने 60 और 40 की शक्ल में। हालांकि डाटा बहुत ज़्यादा था, मगर उसे कलेक्ट किया, फिर उसको प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद उसका एक नंबर निकाल लिया, एक फ़िगर निकाल ली। उससे फ़ैसला करने में आसानी हो गई कि हमने इन्हें ICAT में भेजना, जो फर्स्ट ग्रुप के थे बच्चे, फर्स्ट स्कूल के थे बच्चे। तो डाटा कलेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये मैंने आपको इसकी वजह बता दी। इसी तरह किस इलाके में, मतलब हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन 2 एरियों के दरमियान एक जगह है जहाँ मस्जिद बनाई जाएगी, तो वो मस्जिद किस एरिया के करीब कर दी जाए। तो उसके लिए हम कलेक्शन देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है, किस तरफ की कॉलोनी की पॉपुलेशन ज़्यादा, उसके करीब कर दिया जाएगा मस्जिद को। तो ये तरीक़ाकार होता है स्टैटिस्टिक्स में किसी भी चीज़ का फ़ैसला करने के लिए डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि अगर एक एरिया में लोगों की उम्र मालूम करने को कहा गया है तो आप वहाँ उम्र लिख रहे हैं, तो किसी की 40 साल, किसी की 45 साल, किसी की 50 साल, इस तरह आपके पास डिफरेंट टाइप का डाटा आ गया। ठीक है, ये डाटा जो आपके पास आता है, आप पूछते गए और लिखते चले गए, तो ये डाटा जो आपके पास होता है, ये डाटा कहलाता है आपका, ये डाटा आपका कहलाता है रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा कहलाता है। पहले हमारे पास डाटा की जो शक्ल आती है, पहली सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के बाद लिखने की सूरत में, तो वो रॉ डाटा होती है या फिर उसको अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। तो ये रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा ऐसे भी हो सकता है जैसे आप एक स्कूल के बच्चों के पास गए और उनसे उनके ग्रेड पूछे, तो A ग्रेड, किसी का A1 ग्रेड, किसी का C, B, B+, A+, इस तरह करके आपने उनके ग्रेड लिख लिए। ठीक है, ये भी आपका क्या है, रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा। फिर इस ग्रुप डाटा के ज़रिए मीन, मीडियन, मोड मालूम किया जाता है। इसमें मीन क्या चीज़ होती है? मीन, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आपको इतनी डिटेल बता रही हूँ और कोई एग्जांपल नहीं दे रही। मैं बाद में आपको एक ऐसी एग्जांपल दूँगी जहाँ से आपके बात समझ में ना आए, आप बार बार वहाँ से मेरी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक ऐसा डाटा दूंगी जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें उसी डाटा से ग्रुप डाटा भी बनाएंगे और उसी के ज़रिए हम मीन, मीडियन, मोड, अनग्रुप का भी निकालेंगे और ग्रुप का भी निकालेंगे। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास आ गई वैल्यू इस तरह से जो कलेक्ट होके, इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। अब हम अपने इस अनग्रुप डाटा से
मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम कर सकते हैं। जैसे हम मीन निकाल सकते हैं। मीन जो है वो दर हकीकत एवरेज ही होता है। जो छोटी क्लास में आप एवरेज पढ़ते चले आएँ वही मीन या एवरेज होता है, तो ये अर्थमेटिक मीन भी कहलाता है। ठीक है, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा समेशन भी बोला जाता है, इसे समेशन एक्स अपॉन एन। आपके पास ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं इसको एक्स से डिनोट कर दिया जाता है। ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये आपका एक्स है, ये एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं। तो एक्स की ये सारी वैल्यूज़ आपने ऐड कर लेनी होती हैं और नंबर ऑफ़ टर्म्स से इसे डिवाइड कर देना होता है। जैसे 40 + 45 + 50 + 91 + 15 + 16 + 17 + 25 + 40 + 91, ये हम सब प्लस कर देंगे और टोटल नंबर से हम इसे डिवाइड कर देंगे। कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज़ हैं। तो 11 से हम इसे डिवाइड कर देंगे और एक आंसर आ जाएगा, वो हमारा कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। चूँकि अब मैं अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन और वैल्यूज़ के बारे में बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं अभी इसे सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाऊंगी। आप कैलकुलेटर पे इसे ऐड करें और 11 से डिवाइड करें तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा या मीन कहलाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है मीडियन। मैंने आपको बता दिया मीन क्या है, जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते चले आए हैं एवरेज। अगर आप मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन जो होती है आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को लिखते हैं और उसके बाद जो मिडल वैल्यू होती है, दरमियान की जो वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होती है। अब दरमियान की वैल्यू के लिए आप यहाँ से एक इधर से कैंसिल किया, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, कॉर्नर से हम कैंसिल, लेकिन इस तरह नहीं। पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो हम इस वैल्यू को देखते हुए इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारे पास है 15, तो हमने पहले लिखा 15, 16, 17, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें से 17 के बाद हमारे पास 25 आ रहा है, 25, फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 25 के बाद हमारे पास आ रहा है 40, फिर 40, फिर 40, फिर 45, फिर 50 और फिर उसके बाद 91 2 टाइम। ये मैंने इसे लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। ये वैल्यूज़ चेक कर लेंगे, क्या 11 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने क्या करना है, मिडल वैल्यूज़ में असेंडिंग ऑर्डर के बाद जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन कहलाती है। अब इसमें मिडल वैल्यू कौन सी है ये मालूम करने के लिए आप सेम कैंसिल करते चले जाएँ तो आपको मिडल वैल्यू मालूम हो जाएगी। ये 40 इसकी मिडल वैल्यू है। इसके लिए बाकायदा एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला होता है 2, मीडियन के 2 फार्मूले हैं। अभी हमारे पास ये 11 था ना, 11 वैल्यूज़ थी, तो 11 वैल्यूज़ क्या हैं, 11 वैल्यूज़ हमारा ऑड नंबर कहलाती है। अगर आपका ऑड नंबर हो, नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हों, ये ऑड हों, तो आपने फार्मूला क्या लिखना है, ये बात जहन में रखें। ये ऑड नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला होता है कि आपके पास जितनी टर्म है उसमें आप 1 प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करें और वो वाली टर्म जो होगी या वो वाला आइटम जो होगा वो आपका मिडल टर्म होगी। जैसे यहाँ पर ये 11 थी, तो 11 और 1 कितना हो गया, 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 6। 6 टर्म जो होगी, 6 आंसर नहीं है, 6 टर्म असेंडिंग में करने के बाद छठे नंबर पे आने वाली टर्म आपका मीडियन है, 1 2 3 4 5 6। तो आपने देख लिया मिडल टर्म यहाँ पे 40 थी। लेकिन अगर आपका डाटा जो है वो 11 ना होता, 12 होता, यानी मैंने इसमें एक 92 का इजाफा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये करना है कि अब फॉर्मूला ये बन जाएगा, पहले मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ फिर फॉर्मूले से। अब आपने ये कैंसिल किया, ये हटाए, ठीक है, फिर ये, उसके बाद ये, फिर ये। अब 2 वैल्यूज़ बीच में आ रही हैं, सॉरी मैंने आपको दिखाया ना, दोबारा से बताती हूँ। हम साइड से एक एक नंबर रिमूव करते जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद, और इस तरह करते करते हमारे पास दरमियान में 240 बच रहे हैं। अब ये 240 जो हैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने का नाम इसका मीडियन होगा। ज़रूरी नहीं कि सेम नंबर आ रहे हैं, यहाँ तो इत्तफाकन सेम है। जो सेंटर के 2 नंबर होंगे उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हमने यूँ लिखना होता है, अगर हमारा
टोटल नंबर जो है वो एक इवन नंबर हो, तो उस सूरत में आपका फॉर्मूला हो जाता है n/2 प्लस n प्लस 2/2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ये इसका फार्मूला है। जैसे अब मैं बता रही हूँ कि ये 11 के बजाय 12 हो गया, तो 12 को आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 6th वाली वैल्यू। 12 में 2 प्लस किया 14 हो गया, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7th वाली वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे। अब 6th कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 6th रैंक 7th रैंक। इन दोनों को अगर 12 नंबर हो गए तो इन दोनों को हमने प्लस किया और हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। इसका मीडियन 40 हो गया। ये महज इत्तफाक है कि सेम मीडियन आ रही हैं। पहले मैंने 11 नंबर लेके दिखाया और फिर मैंने 12 नंबर लेके दिखाया। अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, आगे आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगी जिससे आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है, पहले मैंने आपको मीन बता दिया, फिर मैंने आपको मीडियन बता दिया, अब मोड बता रही हूँ। मोड जो है वो हमारी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जब जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हो। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे अब हम देखेंगे, हमारा ये जो डाटा था उसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। 43 टाइम रिपीट हुआ है, 91 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 40 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो हमारा ये इत्तफाक से मोड भी 40 है। ये महज इत्तफाक है, मीडियन और मोड और मीन सब सेम होना ज़रूरी नहीं होता। तो अब उसके बाद मज़ीद अनग्रुप डाटा में क्या चीज़ आती है, उसके बाद एक और चीज़ आती है, उसका नाम है रेंज। रेंज का मतलब होता है आपका डाटा कितना फैला हुआ है। रेंज में आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोएस्ट टर्म को या लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाता है। जैसे 12 में से 5 माइनस किया 7 आया, 8 में से 1 माइनस किया ये हो गया 17। यह हमारे पास आ गया मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ किसका, अनग्रुप डाटा का। लेकिन सोचें थोड़ी देर को कि अगर ये डाटा बहुत बड़ा हो जाए फिर हम क्या करेंगे। क्या इतनी बड़ी वैल्यूज़ को ऐड करना इजी होता है, नहीं होता। तो अब आपके पास कोई ऐसा डाटा आ जाए जो इस टाइप का हो, जैसे 12 40 7 9 15 30 49 12 18 12 13 7 9 31 30 49 40 और 18, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, आपके पास डाटा बड़ा हो गया, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसी सूरत में आप जो ग्रुप डाटा बनाते हैं, ग्रुप डाटा भी टू टाइप्स के होते हैं। ऐसा डाटा जिसमें वैल्यूज़ तो ज़्यादा हैं लेकिन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप डाटा जो बनाएंगे उसका नाम होगा डिस्क्रीट डाटा। यानी उसमें आपने अलग अलग वैल्यूज़ लिखनी, जैसे 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, फिर 12 लिख लिया, और 12 के बाद 15 सॉरी पहले 13 फिर 15 और 15 के बाद 18, उसके बाद जो है 30 31 40 49। मुझे तो अभी इतने दिखे, बाद में हम देखते हैं। अब इसमें हमने डाटा जब बनाना होता है तो जो रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं उनको एक एक बार ही लिख दिया जाता है। उसके बाद ये हमारा जो था वैल्यूज़ थी, और आगे हम टैली करते हैं और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। ये मैं अब आपको तरीका सिखाती हूँ टैली से क्या मुराद है और किस तरह हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब देखें, ये मेरा 12 कैंसिल किया मैंने, इसके बदले में यहाँ एक लाइन डाल दी। 40 कैंसिल किया, 40 वाले में एक लाइन डाल दी। 7 कैंसिल किया, 7 वाले में लाइन डाल दी। 9 कैंसिल किया, 9 वाले में डाल दी। 15 कैंसिल किया, 15 के सामने लाइन डाल दी। 30 कैंसिल किया, 30 के सामने डाल दी। 49 कैंसिल किया, 49 के सामने डाल दी। 12 दोबारा आ गया, अब 12 के पास दूसरी लाइन डल जाएगी। इस तरह करके हम टैली करते चलाए जाएंगे, नंबर को कैंसिल करेंगे और तलाश करके उसके कॉलम में लिखते चले जाएंगे। जितनी बार वो आता जाए उतनी ही लाइनें हमने डालते रहना है। तो इस तरह करके हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आती चली जाएगी।
फिर ये 40 को कैंसिल किया तो 40 वाली लाइन में आ गया, 18 को कैंसिल किया तो 18 वाली लाइन में आ गया। मैं ज़रा डाटा को अपने बढ़ाऊँगी, बढ़ा कर मैं इसमें 2 12 और डाल देती हूँ। उसकी वजह क्या है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये जब चौथे नंबर पे आ जाता है तो जब पांचवा हम काटते हैं तो वह हम यूँ नहीं लिखते या यहाँ नहीं लिखते, बल्कि इसको काट देते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, डॉजन के लिए पेंसिल्स को एक बैंड से बांध के दिखाया, शो किया होता था। तो इसी तरह 100 के लिए हमारे पास बाकायदा एक बॉक्स होता था, उसमें 100 से हम आराम से काउंटिंग कर लेते थे। तो इस तरह ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में 5 को डिनोट करने के लिए 4 स्ट्रेट लाइन है और 5वीं से क्रॉस करते हैं। तो इस तरह अगर ये बहुत सारा डाटा हो ना तो एक नज़र में हमें पढ़ना आसान हो जाता है। हम 5 का टेबल पढ़ते हुए फिर सेपरेट वाले को वैसे काउंट कर लेते हैं। तो 5वीं लाइन हमेशा आपको तिरछी डालनी होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है, जितनी दफ़ा 7 रिपीट हुआ वो 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई, जितनी दफ़ा 9 रिपीट हुआ वो 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई, और जितनी दफ़ा ये 12 रिपीट हुआ वो फ्रीक्वेंसी हो गई। ये सब अब हमारी फ्रीक्वेंसी बनती चली गई कि हम इन जो है लाइंस को काउंट कर लेंगे और ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इस तरह हमने ये अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज किया है, लेकिन ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कहलाता है, जिसमें आपकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही थी। इन वैल्यूज़ का नाम होता है x और इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी का f। तो ऐसे डिस्क्रीट डाटा का जब आपको मीन मालूम करना होता है तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि आपका डिस्क्रीट डाटा अगर आ गया है यानी ग्रुप डाटा आ गया है तो आपका फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। ये दर हकीकत समेशन f जो होता है ये सिग्मा या समेशन जिसके साथ आपको जुड़ा नज़र आ रहा है, आपने उस कॉलम को प्लस करना होता है। तो ये f वाले कॉलम को हम प्लस कर देंगे सारे को। अब ये प्लस करते हैं 2 और 2 4 और 1 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। ये 20 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारा समीशन f या n भी कहलाता है, ठीक है। ये आपका समीशन f है। अब fx के कॉलम को समीशन करना है तो मेरे पास तो fx का कॉलम ही नहीं है, तो अगर मुझे मीन मालूम करना है तो मैं fx के कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूँगी, f के कॉलम को x के कॉलम से मल्टीप्लाई। 7 2 14, 9 2 18, 12 5 60, 13 1 13, 15 1 15, 18 1 18, 18 2 36 और 32 60, 31 2 62, 42 80, 49 2 9 80, 98। अब हमने इस समीशन fx को देखते हुए अपने इस कॉलम को प्लस कर देना है, ठीक है। अब इसे हम प्लस करते हैं तो देखें ये हो गया हमारा 8 और 4 12 और 3 15 और 20 और 26 28 और 36 का 6 और 3 कैरी 3 4 5 11 12 13 16, 16 के बाद ये 22 28 के बाद ये 36 के बाद 45। ये 456 जो आया है वो हमारा समीशन fx आया 456। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, 456 लिखकर इसको इस समीशन f यानी 20 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 22.8। ये हमारा इस डिस्क्रीट डाटा के फार्मूले को सॉल्व करने का तरीका था। इसमें हमारे पास x उसी तरह होता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी टैली करके फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, फिर f और x के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम अपना मीन निकाल लेते हैं। ऐसी सूरत में हमें मीडियन कैसे निकालना होता है और मोड कैसे निकालना होता है। तो मीडियन के लिए आपको मिडल टर्म करते हैं ना, तो मिडल टर्म के लिए आपको पहले टोटल नंबर को डिवाइड करना होता है 2 से, तो आपको पता चल जाएगा 10th टर्म जो है आपकी वो आपका मीडियन है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें मीडियन की क्लास पता चलती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें मीडियन की क्लास पता चलती है। वो कैसे होती है, आपने पहली वाली फ्रीक्वेंसी को उसी तरह लिख देना है। ये कॉलम आया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिख देना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करके यहाँ लिख दी जाएगी 2 और 2 4। अब ये 4 और 5, ये 5 और ये 4 ऐड करके यहाँ 9 आ गया।
अब ये 1 और 9 ऐड करके 10 हो गया, 10 और 1 ऐड करके 11 हो गया, 11 और 2 ऐड करके 13 हो गया, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। लास्ट में आपके पास 20 ही आएगा जो आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स थी, ठीक है। अब मीडियन से हमें पता चला 10th जिसके अंदर लाई करता है वो हमारी मीडियन क्लास है। अब इसमें हम देखेंगे कि 10 किस में लाई करता है, 10 इसमें लाई कर रहा है। तो अगर 10 यहाँ पे ना लिखा होता, 9 के बाद 11 आ जाता, तो हम कहते हैं ये वाली क्लास मीडियन क्लास है। अब यहाँ इत्तफाक से 10 आ गया, 10 या 10 से ज़्यादा जो पहला नंबर होता है वो हमारी मीडियन क्लास होती है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो अब जब हमारी ये मीडियन क्लास है तो कौन सी वैल्यू जो है हमारी, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मीडियन कहलाएगी, तो आपका जो x की वैल्यू है यहाँ पर ये आपका मीडियन है, यानी कि 13 आपका मीडियन। मोड के लिए होती है मोर रिपीटेड वैल्यू, तो इसमें आपने क्या देखना होता है, आपने ये देखना होता है कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी ना असल में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मालूम करना होता है कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है। हमने यहाँ पर इधर 10 से ये देखा था कि ये हमारी मीडियन क्लास है, और इस मीडियन क्लास में जो x की वैल्यू है वही हमारा मीडियन होगा। अब मोड में ये देखना है मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास होगी जो मोस्ट रिपीटेड, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे यहाँ ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब इनमें रिपीट होने वाली वैल्यूज़ 2, 1 या 5 हैं, तो 5 सबसे ज़्यादा है, तो हमारी मॉडल क्लास हो गई ये वाली, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। इस मॉडल क्लास में हमारे फिर मोड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारा x 12 है, तो 12 हमारा इसमें मोड आ जाएगा, 12 हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ तक आपको अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट डाटा का मीन, मीडियन, मोड सिखा दिया मैंने आपको। रेंज निकाली है तो वो आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू 49 है, सबसे कम वैल्यू 7 है, तो हम 49 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में था जब वैल्यूज़ थोड़ी थी और वो रिपीट हो रही थी, सिर्फ 20 वैल्यूज़ थी और वो रिपीट हो रही थी। अब अगर हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा हों और फिर उसको हम जो है वो रिपीट भी ज़्यादा ना हो रही हों, तो फिर हमने जो डाटा बनाना होता है वो डाटा कहलाता है ग्रुप डाटा। तो अब ग्रुप डाटा की तरफ आते हैं कि वो क्यों ग्रुप डाटा में वो कंटिन्यूस डाटा कैसे बनाते हैं, तो उसका मैं आपको तरीका भी बता दूंगी। पहले मैं आपके पास एक डाटा लेकर आई हूँ, ये रहा हमारा वो डाटा, ठीक है। अब इस डाटा के ज़रिए हमने मीन, मीडियन, मोड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मीन मालूम करेंगे। तो मीन मालूम करने के लिए हम इन तमाम नंबर्स को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फिर 11 22 33 44 55 66 77 78 79 80, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास हैं 80। अब हम मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा का लिखेंगे, मीन इज़ इक्वल टू समेशन x अपॉन n, यानी हमने इन सब का सम मालूम करना है और उसे 80 से डिवाइड कर देना है। तो अब हम ज़रा सम निकालते हैं इन सब का। ये अब हम सम निकालने लगे इन सब का, तो हम लिखते जाएंगे 75 प्लस 66 प्लस 77 प्लस 89 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 90 प्लस 79 प्लस 61 प्लस 76 प्लस 62 प्लस 61 प्लस 71 प्लस 41 प्लस 44 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 48 प्लस 89 प्लस 65 प्लस 69 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 70
प्लस 52 प्लस 73 प्लस 60 प्लस 64 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 94 प्लस 68 प्लस 53 प्लस 80 प्लस 51 प्लस 71 प्लस 41 प्लस 49 प्लस 71 प्लस 78 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 64 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 83 प्लस 73 प्लस 43 प्लस 73 प्लस 63 प्लस 59 प्लस 77 प्लस 82 प्लस 81 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 73 प्लस 82 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 53 प्लस 51 प्लस 79 प्लस 87 प्लस 67 प्लस 82 प्लस 73 प्लस 59 प्लस 43 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 53 प्लस 19 प्लस 90 प्लस 86 प्लस 83 प्लस 73। तो हमारे पास आंसर आया है 5229। अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 80 से, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ टर्म थी। तो इन्होंने तो पॉइंट में आंसर दिया, होल में आंसर दिया है। बहरहाल देख लेते हैं। 5156.09 तकरीबन आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया है मीन का। ठीक है, तो ये एक काफ़ी टफ़ वैल्यू थी कि मतलब इतनी सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करते हैं, तो ऐसे डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज किया जाता है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हो रही वैल्यूज़, इसलिए मैं इसे ग्रुप डाटा में कंटिन्यूस डाटा में चेंज करना चाहती हूँ। तो कंटिन्यूस डाटा में चेंज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस डाटा की रेंज मालूम करेंगे। ठीक है, रेंज के लिए हमने इसमें सबसे छोटा नंबर, छोटी वैल्यू तलाश करनी है। तो अभी हम देखते हैं इसमें सबसे कम क्या है। क्या 30 में कोई वैल्यू थी या 1 के साथ? हाँ, 19 जो है सबसे छोटी वैल्यू मुझे अभी तक मिली है। आप भी मेरे साथ मिलकर देख लेंगे मुझसे ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, मैं गलत तो नहीं कर रही। क्या 19 से छोटी कोई वैल्यू है यहाँ पर? तो ऐसा है कि मुझे तो कोई वैल्यू 19 से छोटी नहीं मिली। तो अब जब मुझे रेंज मालूम करनी होगी तो मैं लिखूँगी रेंज इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू मैं अपनी 19 लिखूँगी, और फिर जब मैं सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू देखती हूँ तो मुझे 94 दिख रही है, मगर फिर भी हम जायज़ा ले लेते हैं कि 94 से बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ कोई है। तो ये हमें तलाश करना होगा, और मेरे हिसाब से 94 से बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है। तो 94 माइनस 19 हमारी रेंज आ गई है। अब ये जो हमारी रेंज आई है तो इसमें हम ये माइनस कर लेंगे। 14 में से 9 आया, 5, 8 में से 1, 7, 75 मेरी रेंज है। अब ऐसा होता है कि हमने जो क्लास बनानी होती है वो क्लास हम कम या ज़्यादा बना सकते हैं। क्लास 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होती हैं। तो मैं 7 क्लासेस बनाना चाह रही हूँ, उसके लिए मुझे इसे 7 से डिवाइड करना होगा। तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है,
नहीं सॉरी 11 भी नहीं आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका जवाब। तो इसको मैं तकरीबन 11 कर लेती हूँ। 11 का मतलब ये है कि मैं अब इनकी क्लास जो बनाऊँगी उसका साइज़ मैं 11 रखूँगी। क्लास का जो साइज़ होता है वो विड्थ जो होती है वो मैं 11 रखूँगी। तरीक़ाकार सीख लें। अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा में चेंज करने के लिए सबसे पहले आने वाली चीज़ को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे छोटी वाली वैल्यू लिखकर हमने जो ये रेंज के ज़रिए क्लास विड्थ निकाली थी, रेंज तो हमारी 75 थी और ये हमने क्लास विड्थ निकाली है, ठीक है, क्लास विड्थ जिसे एच भी बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमने निकाली है 11, तो 19 में हमें 11 प्लस करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30। फिर 31 से फिर 11 प्लस करना होगा तो 42। फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 43। 43 से हमें फिर 11 प्लस करना होगा तो 54। 55 लिखेंगे, इसमें 11 प्लस करना होगा तो 66। 67 लिखेंगे, इसमें 11 प्लस करना होगा तो 78। 78 से फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 79। फिर इसमें जब 11 प्लस करना होगा तो 90। फिर 91 लिखेंगे, इसमें 11 प्लस करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 102। ये हमारी क्लासेस हो जाएंगी खुद ब खुद 7, क्योंकि मैंने 7 से डिवाइड किया था। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने सबसे पहले मरहले में क्लास इंटरवल बनाया। क्लास इंटरवल बनाने के बाद आपको यहाँ टैली और फ्रीक्वेंसी बनानी होगी, तो हमने यहाँ टैली करना है। टैली करने के लिए हम नंबर को कैंसिल करते जाएंगे और यहाँ पर नंबर लिखते चले जाएंगे। तो ये हम कैंसिल करने लगे हैं। ये देखें 75 को हम, ये 67 से 78 के दरमियान 75 आता है, यहाँ हमने इसको ये ड्रॉ कर दिया है। फिर हमने ये 66 को कैंसिल किया है और इसकी जगह ये रही 66। फिर 77 को कैंसिल किया और यहाँ पे हमने 77 डाल दिया। 89 को कैंसिल किया और यहाँ हमारा 89 इनके बीच में आएगा। 65 को कैंसिल किया तो ये रहा। फिर 65 को कैंसिल किया तो यहाँ टैली कर दिया। 90 को कैंसिल किया तो यहाँ 90 आता है। 79 को कैंसिल किया तो इस ग्रुप में 79 आता है। 61 को कैंसिल किया तो ये इसके दरमियान 55 और 61 के दरमियान 66 के दरमियान 61 आता है, तो यहाँ कर दिया इसे। 76 को कैंसिल किया तो यहाँ पर आता है हमारा 76। 62 हमारे इस ग्रुप के अंदर आता है और 4 लाइनें डल चुकी हैं, तो 5वीं लाइन यूँ नहीं डालते, यूँ डालते हैं ताकि 5 का सेट हमें शो हो जाए। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से 62 तक पहुँचे थे। अब 61 को कैंसिल किया तो वो भी यहीं पर आ रहा है, थोड़ा फासला दे के लिखेंगे, मगर मैंने 71 यहाँ पर आ रहा है, मैंने जो है वो फासला इसलिए नहीं दिया, मैंने कम जगह ली थी। अब 41 यहाँ पर आ रहा है, 44 यहाँ पे आ रहा है, 60 हमारा 60 वाले में ये रहा और फिर 54 हमारा ये रहा और 72 हमारे इस ग्रुप पे आ रहा है। फिर 4 लाइनें बन चुकी हैं, 5वीं हमने इस तरह डाल दी हैं, ठीक है। अब ज़रा आपको नंबर दोनों चीज़ें दिखाना ज़रा मुझे मुश्किल हो रहा है। बहरहाल 55 जो है वो हमारे इसमें आ गया दोबारा, 48 जो है वो इधर है और 89 हमारे इसमें आ रहा है, 65 हमारे इसमें आ रहा है और 69 जो है वो हमारे नीचे वाले में आ गया, 48 हमारे इसमें आ गया और 60 हमारे इसमें आ रहा है। अब 60 फिर ये 4 लाइनें बन चुकी हैं, तो 5वीं क्रॉस करके डालनी होगी हमें। उसके बाद 70 वाले में हमने डाल दिया और 52 हमारे इसमें आ रहा है, 4 लाइनें डल चुकी हैं, 5वीं को हम ऐसे कर देंगे। 73 हमारे ये इस वाले में आ रहा है, 60 हमारे इस वाले में आ रहा है, 64 भी इसी के अंदर आ रहा है और 60 फिर 60 इसमें आ रहा, नहीं सॉरी 60 55 से 66 के दरमियान होता है। 60 फिर एक और आ गया, 94 हमारा इसमें आ रहा है और उसके बाद 68 हमारा इसमें आ रहा है, सॉरी मैंने काटा नहीं, 53 हमारा इसमें आ रहा है और 80 हमारा इसमें आ रहा है। 4 लाइनें डल चुकी हैं, 5वीं को हम क्रॉस करके डालेंगे। $51 हमारा इसमें आएगा और 71 ये 4 लाइनें हो चुकी हैं, 5वीं ऐसे डालेंगे। 41 हमारा इसमें, 49 हमारा इसमें और 71 हमारा इसमें, 78 हमारा इसमें और 70 हमारा इसमें और 66 हमारा, 4 लाइनें डल चुकी हैं, 5वीं ऐसे डालेंगे।
64 हमारा इसी में आ रहा है, 47 इसमें, 58 इसमें, 62 इसी में, 83 इसमें, और फिर 73 इसमें, और 43, इन 4 हो चुकी हैं, 5वीं ऐसे डालेंगे। 73 ये 4 हो गई हैं, 5वीं ऐसे डालेंगे। 63 ये चौथी आ गई, और 59 ये भी इसमें आ रहा है, ये 5वीं हमने ऐसे डाल दी। फिर 77 इसमें आ रहा है, और फिर 82 इसमें, 81 भी इसमें, 56 फिर इसमें आ रही है। मैंने टैली की लाइन वाला जगह कर दी, ज़रा थोड़ा दूर करनी चाहिए थी मुझे, तो 81 हो गया। अब 56 भी इसी में, और 64 भी इसी में, 73 इसमें, और 82 हो गया। 61 और 65, अब ये 4 हो गई हैं, 5वीं ऐसे डालेंगे। 53 51 79 ये 4 हो गई हैं, 5वीं ऐसे डाल लेंगे। 87 67 82 73 ये चौथी लाइन हो गई इसकी, ठीक है। ये ज़रा क्लियर नहीं मेरा हो पा रहा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 73 चौथी लाइन हो गई। अब 59 इसमें, 43 इसमें, 52 इसमें, 40 इसमें, और 53 ये 4 हो गई, 5वीं ऐसी डाल देंगे। 19 इसमें, 90 इसमें, और 86 इसमें, और 83 ये भी 4 हो गई, तो ये कैंसिल हो जाएगी। 73 ये 4 थी, ये 5वीं कैंसिल हो गई इस तरह। अब ये जो हमने टैली कर लिया है, ये हमारी अब बन गई फ्रीक्वेंसी। ये लाइन नहीं है बीच में, अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, ये 1 है तो 1, 3 है तो 3, 5 10 15, 5 10 15 20 25 26, 5 10 15 20, 5 10 15, और ये 1। तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स जितनी होंगी वो प्लस करने पे हमारे पास, यानी ये इसको हम f से डिनोट करते हैं। अगर हमने समेशन f निकालना है तो हम यहाँ से बासानी निकाल सकते हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे। 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 9 11 और 9 20, और 1 21, 1 आ गया, 2 कैरी, 2 3 4 5 6 7 8, 81 मेरा बन रहा है। ग़ालिबन मैंने कोई एक मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई एक नंबर मैंने ज़्यादा लिख दिया है। दोबारा देख लेते हैं। 1 और 3 और 15 और 5 10 15 20 25 26, 5 10 15 20, 5 10 15 और 1। अब इसे चेक करना काफ़ी टफ़ होगा। तरीक़ाकार मैंने आपको सिखा दिया, मिस्टेक मेरी कहाँ हुई है मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अभी यहाँ मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, और मैं अगर मिस्टेक का अंदाज़न सही कर रही हूँ तो ये 25 कर देती हूँ मैं इसे ना, ये हो सकता है मुझसे गलत हो गया। बहरहाल आप लोग इसको ख़ुद जब मेरा डाटा लिखेंगे और करेंगे सेट तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई। मैं आपको मेथड सिखा देती हूँ। तो इस तरह ये हमारा 80 बनेगा। अच्छा, अब मैंने आपको समझाना ये था कि हमने अपने इस अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज कर दिया। ये अनग्रुप डाटा है हमारा, इस अनग्रुप डाटा को हमने ग्रुप डाटा में चेंज किया। हमारी जो ये वैल्यू आई थी मीन की, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू थी। अब हम जो इसके ज़रिए निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारी, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा डिवाइड करके देखूँगी, मुझे ये कुछ करेक्ट नहीं लग रहा। अच्छा, तो हमारी जो ये वैल्यू आई थी, इस वैल्यू से इस वैल्यू के हिसाब से हमारी ये वैल्यू जो होगी ये उसके करीब तरीन तो होगी, मगर इतनी परफेक्ट नहीं होगी जितनी ये परफेक्ट होती है। एक दफ़ा हम इसे डिवाइड कर लें।
5229 को 5229 5229 को हमने डिवाइड करना है 80 से। गालिबन मैंने 8 से डिवाइड कर दिया था, जो आंसर सही नहीं आया था मेरा। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है 65 होल 29 बाई 80। डिवाइडेड बाय 80.36 60.536 हमारा आंसर आ रहा है इसका मीन एक्स बार। ठीक है, ये मैंने अभी और से देखा तो मैंने डिवीज़न गलत कर दी थी। मैंने सिर्फ एक नंबर को, जो हमारे ये आंसर आ रहा था, उसमें से लास्ट वाला नंबर इन्होंने 80 से डिवाइड किया था, जब मैंने कैलकुलेटर भी किया। इसका दुरुस्त आंसर है 65.36। ठीक है, तो अब उसके बाद ये वाला मैंने आपको डाटा जो बताया है, इसकी फ्रीक्वेंसी को दुरुस्त कर दिया है। अब हमने ये देखना है कि ये जो ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, इस ग्रुप डाटा में चेंज हुआ, उससे हम अब क्या क्या मालूम कर सकते हैं। अभी हमने सीखा इस वक्त अनग्रुप डाटा में मीन, मीडियन, मोड मालूम करना, और उसके अलावा ग्रुप डाटा के ज़रिए हम इसका अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज करना सीख चुके हैं। हमने अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड मालूम कर ली और रेंज मालूम करने का तरीका सीख चुके हैं। इसके अलावा हम जो है अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा में चेंज करना सीख चुके हैं, टैली करना, फ्रीक्वेंसी निकालना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इस मीन ग्रुप डाटा में हमने डिस्क्रीट डाटा कम्प्लीटली सीख लिया था, उसका मीडियन मोड। अब जो कंटिन्यूस डाटा है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, उसका मीन, मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके अलावा जो सवालात करना चाहते हैं मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बातें शामिल कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।